So today in class 12 we will study the force on a moving charge in external magnetic field. कि जब कोई चार्ज किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड पे चलता है तो उस पर जो फोर्स लगता है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे. इस फोर्स को लॉरेंस फोर्स कहा जाता है. सपोज दैट इस डायग्राम को अगर हम लोग ध्यान से देखें कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अगर ये है और इस पे परपेंडिकुलर इसके साथ थीटा एंगल बनाते हुए कोई चार्ज क्यू चार्ज थीटा एंगल बनाते हुए v वेलोसिटी से जा रहा हो तो उस पर फोर्स देखिए ऊपर की तरफ लगेगा और वो फोर्स क्या होगा F. तो इस F को कैसे कैलकुलेट करेंगे इसके लिए हम लोग बताते हैं. तो फोर्स जो लगता है इस फोर्स को कहते हैं लॉरेंस फोर्स और ये लॉरेंस फोर्स प्रोपोर्शनल होता है द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज. ये लॉरेंस फोर्स प्रोपोर्शनल होता है वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल. ये लॉरेंस फोर्स प्रोपोर्शनल होता है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के और प्रोपोर्शनल होता है साइन ऑफ एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड. तो अगर हम इसके फॉर्मूले को देखें तो F बराबर क्या होता है बी क्यू वी साइन थीटा या क्यू वी बी साइन थीटा. आप याद रखिए साइन थीटा है वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल. आप इस फॉर्मूले को सिर्फ याद रखिएगा. सो द फोर्स एक्टिंग ऑन अ मूविंग चार्ज पार्टिकल इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय क्यू वी बी साइन थीटा. इजी है. इस फोर्स को हम लोग लॉरेंस फोर्स कहते हैं. तो सिर्फ आपको फॉर्मूला याद रखना है बिकॉज इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल आपको फंस सकता है. अब आते हैं मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जिस बारे में हम लोग पहले पढ़ चुके हैं उसी चीज के बारे में. मान लीजिए चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में चल रहा हो तब उस पर जो फोर्स होगा वो क्या होगा. देखिए चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में जा रहा है तो वेलोसिटी वेक्टर और मैग्नेटिक वेक्टर के बीच का एंगल क्या है 0 डिग्री. तो अगर हम साइन थीटा की जगह साइन 0 रखेंगे और साइन 0 की वैल्यू क्या होती है 0 तो फोर्स क्या हो जाएगा 0. तो याद रखिए जब कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में मतलब पैरेलल वो भी पॉजिटिव चार्ज के लिए है ये बात. पॉजिटिव चार्ज मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में मतलब पैरेलल और उसके अपोजिट डायरेक्शन में मतलब एंटी पैरेलल अगर चले तो उस पर लॉरेंस फोर्स की वैल्यू क्या होती है 0. याद रखिए कोई भी चार्ज पार्टिकल चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल हो या नेगेटिव चार्ज पार्टिकल हो और अगर वो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल या एंटी पैरेलल चल रहा है तो लॉरेंस फोर्स की वैल्यू हो जाती है 0. ठीक. अब इसी तरीके से अगर वो चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के से 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए एंटर करे तब क्या होगा. तो ध्यान से देखिए इस डायग्राम को. मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर देखिए क्रॉस का मतलब होता है परपेंडिकुलर इनसाइड द पेपर और अगर डॉट बने होते हैं तो डॉट का मतलब होता है परपेंडिकुलर आउटसाइड द प्लेन ऑफ पेपर. तो क्रॉस बने हैं तो मतलब मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर इनसाइड द पेपर है मतलब मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ जा रही है. वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या है ये तो एंगल कितना होगा वेलोसिटी वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का 90 डिग्री. तो अगर हम 90 डिग्री मान के लगाएं F इज इक्वल टू साइन 90 की वैल्यू क्या होती है 1 तब लॉरेंस फोर्स मैक्सिमम होगा और वो लॉरेंस फोर्स की वैल्यू क्या होगी QVB. ठीक. अब आता है पार्टिकल का मोशन किस तरीके का होगा. देखिए हम पॉजिटिव चार्ज मान के चल रहे हैं कि एक पॉजिटिव चार्ज इंटर कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ वेलोसिटी का डायरेक्शन ये तो फोर्स किधर लगेगा ऊपर की तरफ. इसे कहते हैं लेफ्ट हैंड रूल. ठीक है फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल. पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स ऊपर की तरफ और अगर यही चार्ज नेगेटिव होता तो फोर्स नीचे की तरफ. हर पॉइंट पर फोर्स एक कॉमन पॉइंट की तरफ डायरेक्ट होगा. तो जो चार्ज होगा वो किस तरीके से घूमेगा एक सर्किल में. याद रखिए अगर कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए एंटर करता है तो लोकस ऑफ पाथ क्या हो जाएगा सर्किल. ठीक. मतलब वो सर्कुलर पाथ में घूमेगा और हर पॉइंट पर उस पर लगने वाला लॉरेंस फोर्स सेंटर की तरफ डायरेक्टेड होगा. अब आते हैं अगर कोई चार्ज पार्टिकल 90 डिग्री एंगल के साथ एंटर करता है तो जिस सर्किल में घूमेगा उस सर्किल के रेडियस कैसे निकालेंगे. तो फॉर्मूला फिर याद रखना है.
देखिए लॉरेंट्ज फोर्स क्या हो जाएगा उस वक्त, अगर कोई 90 डिग्री एंगल बनाते हुए एंटर करता है तो F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, QVB। और हम जानते हैं जब कोई पार्टिकल सर्किल में घूमता है तो सर्किल में घूमने के लिए उस पर जो फोर्स लगता है वो होता है सेंट्रीपिटल फोर्स, और वो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, mv²/r। तो मतलब F बराबर QVB इज इक्वल टू mv²/r। इस स्क्वायर से v कैंसिल हो गया, तो देखिए r को इधर ले जाए तो r बराबर क्या होगा, mv/qb, मास ऑफ द चार्ज पार्टिकल इनटू वेलोसिटी अपॉन चार्ज इनटू मैग्नेटिक फील्ड। mv का मतलब होता है मोमेंटम। तो इस फॉर्मूले को याद रखिए कि अगर चार्ज पार्टिकल का मोमेंटम दिया हो, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज दिया हो और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी दी गई हो, मतलब इनमें से कोई सा भी टर्म दिया हो तो r आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अब कभी कभी क्या होता है, उस चार्ज पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी दी जाती है, तो याद रखिए मोमेंटम बराबर होता है √2mk की। तो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में रेडियस का फॉर्मूला ये बन जाएगा। आप इस फॉर्मूले को और इस फॉर्मूले को नोट कर लीजिए। अब आता है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घूमने का। देखिए यहाँ लिखा है द रेडियस r ऑफ द पाथ इज प्रोपोर्शनल टू द मोमेंटम p ऑफ द चार्ज पार्टिकल इफ द पार्टिकल वर नेगेटिव। अगर पार्टिकल नेगेटिवली चार्ज होता द फोर्स एट O वुड हैव बीन डाउनवर्ड फोर्स एंड द पार्टिकल वुड हैव डिस्क्राइब अ क्लॉकवाइज। देखिए अगर नेगेटिव चार्ज होता तो क्लॉकवाइज घूमता, पॉजिटिव चार्ज है तो कैसा घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। ये भी याद रखिए। तो आपको एक ये फॉर्मूला याद रखना है, एक ये फॉर्मूला याद रखना है। अब आता है अगर कोई चार्ज पार्टिकल सर्किल में घूम रहा है तो उस सर्किल का एक चक्कर लगाने में टाइम कितना लगेगा, जिसे हम कहते हैं टाइम पीरियड। तो उस चार्ज पार्टिकल का टाइम पीरियड क्या होगा, तो टाइम पीरियड बराबर क्या होता है, द लेंथ ऑफ द सर्कमफ्रेंस अपॉन वेलोसिटी। तो लेंथ ऑफ द सर्कमफ्रेंस मतलब 2πr अपॉन वेलोसिटी। r की वैल्यू वहां से उठा के रख दिया mv/qb वाला। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या बन गया, 2πm/qb। इस फॉर्मूले को भी नोट कर लीजिए। तो फ्रीक्वेंसी बराबर क्या होगा, qb/2πm। तो एक फॉर्मूला ये, दो ऊपर और एक ये फॉर्मूला हमने बताया फ्रीक्वेंसी के। तो सिर्फ फॉर्मूले नोट करते जाइए, दिस इज द इंपॉर्टेंट सेक्शन। एक चीज और है, अगर वेलोसिटी बढ़ेगी तो फिर क्या चीज में चेंज आएगा। देखिए अगर वेलोसिटी बढ़ेगी तो रेडियस बढ़ेगी। हमारे पास ऊपर एक फॉर्मूला दिया हुआ है, देखिए r जो है वो किसके प्रोपोर्शनल है, वेलोसिटी के। अगर किसी चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी को इंक्रीज कर रहे हैं तो क्या बढ़ जाएगा, रेडियस। ठीक, एक चीज और देखने वाली है, जो टाइम पीरियड है वो ना रेडियस पे डिपेंड कर रहा है ना वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है। तो किसी चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी बढ़ाने पर क्या टाइम पीरियड चेंज होगा, नहीं, टाइम पीरियड फिक्स रहेगा। वेलोसिटी चेंज करने से सर्कुलर पाथ की रेडियस में बदलाव आता है। अब अगर मान लीजिए वो चार्ज पार्टिकल when the angle theta between V and B is neither 0 nor 90 डिग्री। देखिए 0 या 180 डिग्री होगा तो फोर्स 0 लगेगा, 90 डिग्री होगा तो फोर्स मैक्सिमम होगा और पाथ होगा सर्किल। बट अगर ना 0 हो, ना 180 हो, ना 90 डिग्री, इसके अलावा किसी भी एंगल में अगर चार्ज पार्टिकल इंटर करता है तो वो जो चार्ज पार्टिकल घूमेगा तो उसका पाथ जो होगा वो हेलिक्स होगा। हेलिक्स का मतलब होता है स्प्रिंग के शेप में। तो चार्ज पार्टिकल सर्किल में स्प्रिंग के शेप में घूमता हुआ ऊपर चला जाएगा। तो ना ऊपर या नीचे की तरफ निकलने की कोशिश। नाउ सपोज द वेलोसिटी v ऑफ द पार्टिकल entering the field B instead of being perpendicular to B makes an angle theta where theta is greater than 0 or less than 90 degree with it, then V may be resolved into two component। इस चीज को पढ़ने की जरूरत नहीं, आप शॉर्ट में समझिए कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल 0, 180 और 90 डिग्री के अलावा किसी भी एंगल में इंटर करता है तो उसका लोकस क्या होगा, हेलिक्स। ठीक, ये पूछा जा चुका है क्वेश्चन। अब देखिए इसके बाद नया टॉपिक आता है, ये सिलेबस का पार्ट है साइक्लोट्रॉन। देखिए ये एक ऐसी डिवाइस होती है जिससे हम एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल ऑब्टेन करते हैं। आपने एक सुना होगा, एक एक्सपेरिमेंट था LHC, लार्ज हाइड्रोजन कोलाइडिंग मशीन। वो इसी पर बेस्ड था, मतलब उसका जो प्रिंसिपल है, बेसिक प्रिंसिपल वो यही है। तो इसका डायग्राम आपके सिलेबस में है। कंस्ट्रक्शन में छोटा सा डायग्राम को एक्सप्लेन कर दीजिए, वही कंस्ट्रक्शन है और स्मॉल वर्किंग आपको बतानी है। तो देखिए होता क्या है साइक्लोट्रॉन, पहले हम डायग्राम को समझते हैं। साइक्लोट्रॉन हॉलो मेटलिक बॉक्स होता है, हॉलो अंदर से हॉलो होता है और बीच से कटा होता है। तो दो डी शेप की हॉलो वेसल होते हैं।
अंदर मतलब स्पेस होता है और बीच में एक सोर्स लगा होता है जिससे चार्ज पार्टिकल मतलब प्रोटॉन रिलीज किया जाता है। इन दोनों डीज के, इन्हें डीज कहते हैं, इन दोनों डीज के बीच में एक ऑल्टरनेटिंग करंट लगाया जाता है या ऑल्टरनेटिंग पोटेंशियल डिफरेंस दिया जाता है और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर अपवर्ड या परपेंडिकुलर डाउनवर्ड डाला जाता है। देखिए डायरेक्शन का, जैसे ही एक चार्ज पार्टिकल रिलीज किया जाता है वो मैग्नेटिक फील्ड के रिलीज करते किसी पर्टिकुलर एंगल में, तो होता क्या है, चार्ज पार्टिकल क्योंकि ऑल्टरनेटिंग करंट है तो ऑल्टरनेटिंग करंट क्या करता है, इस चार्ज पार्टिकल को स्पाइरल शेप में घुमाता जाता है। जब चार्ज पार्टिकल स्पाइरल शेप में घूम रहा होता है तो उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती जाती है। जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ती है वो बड़े से बड़े सर्किल में घूमता है और एक स्पाइरल का शेप ले लेता है और जैसे ही वो यहाँ आता है एज से बाहर निकल जाता है। यहाँ पे हम लोग टारगेट रखते हैं जिस पर हमें वो प्रोटॉन डालना होता है। तो इस मशीन का काम है किसी टारगेट पर प्रोटॉन का अटैक करना, प्रोटॉन को एक्सेलरेट करना। ठीक, ये तो इसकी वर्किंग हो गई। कंस्ट्रक्शन भी हमने बता दिया, एक हॉलो डी शेप की दो बॉक्स होते हैं जिनके बीच में सोर्स लगा होता है, इनके क्रॉस ऑल्टरनेटिंग करंट लगाया जाता है और एक मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड सेट की जाती है। थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। साइक्लोट्रॉन क्या है, किसने बनाया, छोटी सी वर्किंग और हिस्ट्री पढ़ लीजिए। द साइक्लोट्रॉन वॉज डिवाइज्ड बाय लॉरेंस इन 1932। ये भी लॉरेंस ने डेवलप किया था फॉर एक्सेलरेटिंग। पर्पस क्या है, अंडरलाइन कर लीजिए, याद कर लीजिए, लिख लीजिए। फॉर एक्सेलरेटिंग पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करने के लिए। तो अब आपसे पूछा जाए व्हाट इज साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू एक्सेलरेट पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, ब्रैकेट में लिख दीजिए प्रोटॉन, सच एज प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन्स क्या होता है, हैवी हाइड्रोजन को कहते हैं, टू वेरी हाई एनर्जी सो दैट दे कुड बी यूज्ड इन डिसइंटीग्रेशन एक्सपेरिमेंट। डिसइंटीग्रेशन एक्सपेरिमेंट वो होते हैं जिसमें किसी पार्टिकल का को एक्चुअली क्या करते हैं, आर्टिफिशियल हम लोग रेडियो एक्टिव बनाते हैं, मतलब उसका एटॉमिक मास बढ़ाते हैं या घटाते हैं। ठीक है, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल। देखिए प्रिंसिपल लिखा है, क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ साइक्लोट्रॉन। तो देखिए cyclotron works on the principle that the charged particle when subjected suitable to an electric potential difference gains kinetic energy equal to qv. By repeating the process again and again the particle can be made to acquire high energy. ठीक, यहां से यहां तक ये आपका प्रिंसिपल हो गया। In cyclotron magnetic field is used to bring the charged particle again and again to the situation of next acceleration. अब पूछा जाता है why the external magnetic field is applied in cyclotron, तो उसका रीजन लिखा है magnetic field is used to bring the charged particle again and again to the situation of next acceleration। मतलब एक बार एक्सेलरेट हुआ फिर से उसको एक्सेलरेट करने के लिए एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड दी जाती है। तो इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसमें आपको साइक्लोट्रॉन का मेन पर्पस पता है कि इट इज यूज्ड टू एक्सेलरेट द पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल लाइक प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स, अल्फा पार्टिकल भी कह सकते हैं। इसका प्रिंसिपल क्या है, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल दैट व्हेन a charged particle is subjected to suitable to an electric potential difference gains kinetic energy equal to qv. By repeating the process again and again the particle can be made to acquire high energy। बार बार रिपीट किया जाता तो पार्टिकल की एनर्जी काफी हाई हो जाती है। अब इसके कंस्ट्रक्शन का छोटा सा सेक्शन पढ़ लीजिए। इट कंसिस्ट ऑफ टू हॉरिजॉन्टल डी शेप्ड हॉलो मेटल सेगमेंट D1 एंड D2 कॉल्ड द डीज, इन्हें डीज कहते हैं, विद ए स्मॉल गैप बिटवीन देम। ठीक, इसमें क्या होता है, इसमें दो डी शेप हॉलो मेटलिक बॉक्स होते हैं जिन्हें हम डीज कहते हैं, उनके बीच में गैप होता है। ठीक है, छोटा सा गैप देखिए दिया है। एंड ऑल्टरनेटिंग पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ऑर्डर 10⁵ वोल्ट। ऑल्टरनेटिंग पोटेंशियल डिफरेंस लगाया जाता है जिसकी वैल्यू 10⁵ वोल्ट के अक्रॉस होता है एट अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 10 to 15 मेगा साइकिल। ये आपको याद नहीं रखना, सिर्फ ये याद रखना है। ठीक, एंड इंटेंस मैग्नेटिक फील्ड बी ऑफ अबाउट, वैल्यू ना याद रखिए, एंड इंटेंस मैग्नेटिक फील्ड बी इज सेटअप परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ डीज। परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ डीज या ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ लगाया जाता है। ठीक है,
An ion source is located at the center S in the gap between the D's. इन दोनों D's के बीच में एक सोर्स होता है जो आयन प्रोड्यूस करता है, पॉजिटिवली चार्ज। इट कंसिस्ट ऑफ स्मॉल चैम्बर कंटेनिंग अ हीटेड फिलामेंट। इसमें क्या होता है, एक स्मॉल चैम्बर होता है जिसमें हीटेड फिलामेंट लगा होता है जो कि हाइड्रोजन फॉर प्रोटॉन या न्यूट्रॉन प्रोड्यूस करता है। ठीक, ये इसका कंस्ट्रक्शन हो गया। थ्योरी ऑफ वर्किंग छोटा सा पढ़ लीजिए। सपोज दैट एन आयन, कोई एक आयन है जिसका मास m है, चार्ज q है, आयन सोर्स से निकलता है, एंड इंटेंस व्हेन इट इंस्टेंट व्हेन d2 इज एट नेगेटिव पोटेंशियल इट विल बी एक्सेलरेटेड टुवर्ड्स द d2। मतलब जैसे ही वो निकला, अगर मान लीजिए d2 नेगेटिव है तो पॉजिटिव चार्ज पार्ट d2 की तरफ जाएगा, और जैसे ही d2 की तरफ जाकर घूमेगा मैग्नेटिक फील्ड की वजह से तो ये d1 डायरेक्ट हो जाएगा, उसी वक्त d1 पर नेगेटिव चार्ज हो जाएगा तो ये d1 की तरफ जाएगा, फिर ये नेगेटिव होगा, फिर ये d2 की तरफ जाएगा। तो ऐसे ही स्पाइरल शेप पे घूमते घूमते इसकी एनर्जी बढ़ जाएगी। तो देखिए रेडियस r बराबर क्या होता है mv/qv। तो इस तरीके से क्या होगा, वो रेडियस जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ेगी रेडियस भी बढ़ती जाएगी। स्पाइरल शेप में बनते बनते वो बाहर निकल जाएगा और टारगेट पर अटैक करेगा। अब क्या है, ये एक्सपेरिमेंट क्या शो करता है, this shows that the time of the passage of an ion through the D is independent of speed of ion and that of radius of the circle। ये हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। जब भी कोई चार्ज पार्टिकल एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में इंटर करता है तो जो टाइम पीरियड होता है वो इंडिपेंडेंट होता है वेलोसिटी और रेडियस के। ठीक, वही चीज यहां कह रहे हैं। द टाइम ऑफ पासेज t थ्रू d1 however is still the same। जबकि क्या होता है, एक डी से निकल के दूसरे डी तक पहुंचने में जो टाइम रहता है वो सेम रहता है, उसमें कोई बदलाव नहीं आता। इट इज नॉट एन इंपॉर्टेंट सेक्शन। तो साइक्लोट्रॉन आपने पढ़ लिया। अब हम लोग आते हैं फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड के बीच एक करंट कैरिंग कंडक्टर रख दें तो उस पर भी यही लॉरेंट्ज फोर्स की तरह टोटल फोर्स लगने लगता है। देखिए हर चार्ज पार्टिकल पे लॉरेंट्ज फोर्स लगेगा, हर चार्ज पार्टिकल का यही लॉरेंट्ज फोर्स ऐड होकर एक रिजल्टेंट फोर्स कैरी बना देगा। तो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगता है, इफ वी स्ट्रेच अवर 3 फिंगर्स सच दैट मिडिल फिंगर, फोर फिंगर एंड थंब इन सच अ वे दैट ट्रायो आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इफ द फोर फिंगर इज इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मिडिल फिंगर शोज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ चार्ज या करंट, देन द थंब विल रिप्रेजेंट द फोर्स एक्टिंग ऑन द वायर। तो इस वायर पर ये मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ है, करंट ऐसे जा रहा तो फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा। फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल लगता है, राइट हैंड रूल। ठीक, क्लास 10 पे हम लोगों ने पढ़ा। अब एक एक्सप्रेशन है बहुत इंपॉर्टेंट कि किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में फेंका जाए तो उस पर जो फोर्स डेवलप होगा उसको हम लोग निकाल, किसी कंडक्टिंग या ऐसे कह सकते किसी मेटलिक रॉड को अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में फेंका जाए तो उस पर जो फोर्स लगेगा वो कैलकुलेट करते हैं। मान लीजिए ये हमारे पास एक रॉड है, मेटलिक रॉड है, लेट n बी द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। इसके यूनिट वॉल्यूम में n फ्री इलेक्ट्रॉन है पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर। vd इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी हम लोग जानते हैं जो एक्सटर्नल पोटेंशियल की वजह से मिलती है ऑफ द इलेक्ट्रॉन। From the relation F is equal to QVB, the magnitude of the force on each electron, हर एक इलेक्ट्रॉन पर फोर्स जो लगेगा वो क्या होगा, EVDB, where E is the negative charge on the electron if however the conductor makes an angle theta। अगर थीटा एंगल से फेंका जाएगा तो F बराबर क्या होगा, EVDB sin थीटा। ठीक, अब मान लीजिए द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द लेंथ L ऑफ द कंडक्टर। अगर टोटल लेंथ में इलेक्ट्रॉन के नंबर पूछा जाए तो देखिए टोटल लेंथ इनटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी हो जाएगा वॉल्यूम। यूनिट वॉल्यूम में कितने हैं, स्मॉल एन है, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, स्मॉल एन ए एन। ठीक, अब क्या होगा, टोटल फोर्स F ऑन द फ्री इलेक्ट्रॉन एंड हेंस ऑन द लेंथ L ऑफ द कंडक्टर इज देयरफॉर। तो टोटल फोर्स क्या हो जाएगा, EVDB sin थीटा, एक इलेक्ट्रॉन पे लगने वाला फोर्स इनटू NaL, तो क्या हुआ NeAVD dl sin थीटा। अब देखिए NeAVD ये है करंट की वैल्यू, ये है रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। तो इसकी जगह पर हम I लिख सकते हैं। तो किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को अगर हम किसी मैग्नेटिक फील्ड में फेंक दें तो उस पर लगने वाला फोर्स क्या होता है, F इज इक्वल टू I dl sin थीटा। ठीक,
मतलब करंट कैरिंग कंडक्टर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में एक फोर्स महसूस करता है जिसकी वैल्यू होती है IBL sin थीटा। नेक्स्ट है फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर एंड डेफिनेशन ऑफ एम्पियर। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा चुका है, 2 नंबर में पूछा जा सकता है। अगर 2 करंट कैरिंग कंडक्टर पैरेलल रखे हों तो वो एक दूसरे पर फोर्स लगाते हैं, इसका हमें डेरिवेशन करना है और उसके फॉर्मूले की मदद से हमें एम्पियर की डेफिनेशन बतानी है। तो इसके एक्सप्रेशन इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए 2 करंट कैरिंग कंडक्टर हैं। देखिए, जब दोनों कंडक्टर में करंट सेम डायरेक्शन में चलता है तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। when both of the conductor travels in same direction, या कह सकते हैं when the current flows in both of the conductor in same direction they attract each other। मगर अगर उनके बीच करंट जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है तो वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। पहली चीज तो ये समझ लीजिए। अब हम इसके डेरिवेशन को निकालते हैं। मान लीजिए 2 पैरेलल वायर हैं लॉन्ग इन्फिनिट लेंथ के और दोनों में करंट सेम डायरेक्शन में चल रहा है, तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड इस पर अंदर की तरफ होगी जबकि इसकी मैग्नेटिक फील्ड इस पर बाहर की तरफ होगी। मान लीजिए पहला वाला वायर इस वायर पर B1 मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। तो देखिए, हम लोग पढ़ चुके हैं कि एक लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से लगने वाली मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, B = μ0/2πI/r। क्योंकि हम पहले कंडक्टर की बात कर रहे हैं जिसमें करंट I1 फ्लो हो रहा था, तो पहले कंडक्टर की मैग्नेटिक फील्ड किस पे लगेगी, दूसरे कंडक्टर पे। तो B1 बराबर क्या होगा, μ0/2πI/1/r। r क्या है, दोनों कंडक्टर के बीच की दूरी। ये इस कंडक्टर पे लगने वाला मैग्नेटिक फील्ड हो गया। दूसरे कंडक्टर पे करंट फ्लो हो रहा था I2। अब देखिए फोर्स, सेकंड कंडक्टर पे फोर्स क्या होगा, F अभी हमने फॉर्मूला बताया IBL sin थीटा। तो I2 B1 L sin 90। sin 90 क्यों, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर इनसाइड है। तो फॉर्मूला क्या बन गया, I2 μ0I1/2πr और बाहर L। तो फॉर्मूला, फाइनल फॉर्मूला क्या आया, F μ0/2πI1I2L/r। ठीक। अगर हम L को नीचे ले आए तो इसका मतलब क्या हुआ, फोर्स एक्टिंग ऑन द यूनिट लेंथ ऑफ द कंडक्टर। सो F/L बराबर क्या हुआ, μ0/2πI1I2/r। अब यही फॉर्मूला डेवलप होगा जब हम इस कंडक्टर की इस पर लेंगे। इस कंडक्टर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड इस पर लग रही है वो है B2। तो B2 बराबर क्या होगा, μ0/2πI2/r। सेम डेरिवेशन हमें उस पर भी मिलेगा। देख लीजिए, इस पे कहीं से भी नहीं पता चल रहा है कि किस कंडक्टर के लिए। तो किसी भी कंडक्टर, अगर 2 कंडक्टर पैरेलल रखे हैं तो उनकी यूनिट लेंथ पर लगने वाला फोर्स बराबर होता है। ये हमारे पास एक फॉर्मूला बन गया, यही इंपॉर्टेंट है। इफ द डायरेक्शन ऑफ द करंट इन 2 पैरेलल वायर आर सेम, द वायर अट्रैक्ट ईच अदर, एंड इफ द डायरेक्शन ऑफ करंट आर अपोजिट, द वायर रिपेल ईच अदर। ये सेक्शन इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए। अब इस फॉर्मूले की मदद से हम लोग 1 एम्पियर की डेफिनेशन तैयार करेंगे। देखिए, अगर उस फॉर्मूले में 1 एम्पियर मतलब I1 और I2 की जगह 1 एम्पियर रख दिया जाए, यहां 1 एम्पियर रख दिया जाए, यहां 1 एम्पियर, और दोनों के बीच की दूरी 1 कर दी जाए, तो देखिए क्या हो जाएगी, ये पूरा सेक्शन 1 हो जाएगा। μ0/2π की वैल्यू हो जाएगी 2 × 10⁻⁷ Nm/m। अब देखिए यहां पे डेफिनेशन क्या बनती है, ध्यान से। 1 ampere is the current which when flows in each of the 2 infinite long parallel conductors 1 meter apart। 1 ampere वो करंट है जो 2 infinite long parallel conductor पर फ्लो हो, जिनके बीच की दूरी 1 मीटर हो और वो वैक्यूम में रखे हो, produces between them a force of exactly 2 × 10⁻⁷ Nm/m of the length। उनकी 1 मीटर लेंथ पर लगभग 2 × 10⁻⁷ Nm/m का फोर्स लगाते हैं। ये है 1 एम्पियर की डेफिनेशन, इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए। फिर से बोल रहे हैं, 1 एम्पियर इज द करंट विच व्हेन फ्लोज इन ईच ऑफ द 2 इन्फिनिट लॉन्ग पैरेलल कंडक्टर्स 1 मीटर अपार्ट इन वैक्यूम produces between them a force of exactly 2 × 10⁻⁷ Nm/m of its length। ये 1 एम्पियर की डेफिनेशन है। ये चैप्टर खत्म हो गया। नेक्स्ट टर्म में हम लोग इसके न्यूमेरिकल्स देखेंगे।